नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत और उनके दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। जी, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर 11वीं कक्षा की गांधीवादी अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश हैं। ये हमारी मदद करेंगे सफर को समझने में। बिल्कुल। तो सोचिए, साल 1915 है। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। उनका स्वागत तो होता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है और पाठ्यपुस्तक भी ये पूछती है कि ऐसा क्या था उस वक्त, लोगों को उनमें क्या दिखा। हाँ, कि उनमें एक उम्मीद जगी। तो इसी सवाल के साथ चलिए गांधी के भारत में कदम रखने से लेकर उनके एक राष्ट्रीय नेता बनने तक के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। और देखते हैं कि उनकी रणनीति क्या थी, उनके तरीके क्या थे और उनका असर क्या हुआ। बिल्कुल। तो गांधी के आने से पहले भारत में राष्ट्रवाद की लहर तो थी ही, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा था। जी हाँ, 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था और उसके बाद भी अलग अलग स्तरों पर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध चल ही रहा था। हाँ, और कांग्रेस भी बन चुकी थी। पहले वो नरमपंथी नेता थे, जो याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों में ज्यादा विश्वास रखते थे। हाँ, और फिर गर्मपंथी आए। उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार की बात शुरू की। तो माहौल तो बन रहा था। माहौल बन रहा था, पर शायद एक सर्वमान्य नेता या कहें कि एक दिशा, उसकी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। ऐसा कह सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई कारण थे। अंग्रेजी शिक्षा से नए विचार आए, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, रेलवे, प्रेस का प्रसार। हाँ, और फिर अंग्रेजों का वो नस्लीय भेदभाव, इल्बर्ट बिल विवाद जैसी चीजें, ये सब लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ भी रही थी और उनमें एक असंतोष भी पैदा कर रही थी। तो नरमपंथियों का तरीका थोड़ा सीमित था। हाँ, उनका जनाधार उतना व्यापक नहीं था शायद। गर्मपंथियों ने जोश जरूर भरा, लेकिन पूरे देश को एक साथ लेकर चलने वाला, बिल्कुल आम आदमी को जोड़ने वाला कोई तरीका या चेहरा वो शायद अभी पूरी तरह उभरा नहीं था। और यहीं गांधी जी का प्रवेश होता है। जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि उन्होंने आते ही कोई राष्ट्रीय राजनीति में छलांग नहीं लगाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहले देश को समझा। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी। हाँ, कि पहले भारत घूमो। हाँ, करीब 1 साल उन्होंने भारत भ्रमण किया, देश की नब्ज को पहचाना और फिर शुरुआत की बिल्कुल जमीनी मुद्दों से, स्थानीय स्तर पर। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। हाँ, ये उनके शुरुआती प्रयोग थे सत्याग्रह के साथ। तो चंपारण वाला मामला क्या था? 1917 में बिहार में नील किसानों की समस्या थी, है ना? सही। एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी के पीछे ही पड़ गए थे कि आप चंपारण चलिए। अच्छा। हाँ, वहां 3 कठिया प्रणाली थी। किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था बागान मालिकों के लिए, और उनका बहुत शोषण हो रहा था। और गांधी जी का तरीका क्या रहा वहां? सीधे आंदोलन शुरू कर दिया? नहीं, यही उनकी खासियत थी। पहले जांच पड़ताल। उन्होंने अधिकारियों से, बागान मालिकों से मिलने की कोशिश की। लेकिन उन्हें रोका गया, कहा कि आप बाहर ही हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें चंपारण छोड़ने का नोटिस मिला। फिर अदालत में पेशी का सम्मन भी आ गया। तो फिर? तो गांधी जी ने नोटिस मानने से इनकार कर दिया और सम्मन स्वीकार कर लिया। कहा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। अच्छा। यही उनके सत्याग्रह की अन्यायपूर्ण आदेश का शांतिपूर्ण उल्लंघन, उसकी पहली झलक दिखी। और इसका असर क्या हुआ फिर? जबरदस्त असर हुआ। हजारों किसान अदालत के बाहर जमा हो गए। प्रशासन एकदम हिल गया। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दखल देना पड़ा। एक जांच समिति बनी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। और नतीजा किसानों के पक्ष में गया। वो 3 कठिया प्रणाली खत्म हुई। लेकिन गांधी जी सिर्फ यहीं नहीं रुके। अच्छा, और क्या किया उन्होंने? उन्होंने वहां स्कूल खोले, सफाई पर जोर दिया। सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में एक सकारात्मक सुधार लाने का प्रयास। ये रचनात्मक कार्य का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है उनके काम में। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई 1918 में। जी, वहां मिल मजदूरों का मसला था। कम वेतन को लेकर वो हड़ताल पर थे। गांधी जी को अनसुईयाबेन साराभाई ने बुलाया था। गांधी जी के मिल मालिकों से तो अच्छे संबंध थे शायद। हाँ, थे। उन्होंने पहले पंच निर्णय आर्बिट्रेशन का सुझाव दिया, लेकिन मालिक माने नहीं। तब हड़ताल की सलाह दी। हाँ, तब उन्होंने मजदूरों को हड़ताल की सलाह दी, पर कुछ शर्तों के साथ कि हिंसा नहीं करनी है, अनुशासन रखना है। और जब हड़ताल लंबी खिंच गई, मजदूरों का हौसला टूटने लगा, तब उन्होंने वो उपवास वाला कदम उठाया। हाँ, ये पहली बार था जब उन्होंने किसी सार्वजनिक कारण के लिए उपवास रखा।
अच्छा और उसका नैतिक दबाव काम कर गया। अच्छा। मिल मालिक समझौते के लिए तैयार हो गए, मामला पंच को सौंपा गया और मजदूरों की मांगे मान ली गईं। तो यहाँ भी सत्याग्रह के साथ साथ नैतिक दबाव का सफल प्रयोग। बिल्कुल, और इसी दौरान उन्हें वल्लभ भाई पटेल जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी भी मिले। और तीसरा मामला खेड़ा का 1918 में ही गुजरात में। जी, खेड़ा में फसल खराब हो गई थी, अकाल जैसी स्थिति थी। नियम ये था कि अगर फसल 1/4 से कम हो तो उस साल का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। पर सरकार मान नहीं रही थी। नहीं, किसानों का दावा था फसल कम है, सरकारी आंकड़े कह रहे थे ज्यादा है। गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह करो, लगान मत दो। सरकार ने फिर जब्ती वगैरह शुरू कर दी होगी। हाँ, दमन शुरू हुआ, मवेशी जब्त किए, कुर्की की। इसमें वो डुंगरी चोर वाली घटना भी हुई थी ना, प्याज चोर वाली। हाँ, वो हुई थी, मजाकिया अंदाज में ही सही, पर गांधी जी की सलाह पर मोहनलाल पंड्या और उनके साथियों ने एक जब्त खेत से प्याज उखाड़े ताकि जेल जाने का डर निकले। हाँ, एक तरह से वो गिरफ्तार हुए और लोगों ने उन्हें मजाक में डुंगली चोर की उपाधि दे दी। और अंत में समझौता हुआ। हाँ, एक समझौता हुआ कि जो संपन्न किसान है वो लगान दे दें तो गरीबों का माफ कर दिया जाएगा। गांधी जी इस नतीजे से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि गरीबों को शायद सीधा फायदा कम मिला, पर किसानों में एक नई जागृति जरूर आई। तो इन 3 स्थानीय संघर्षों से, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा से मुख्य टेकअवे क्या निकलता है? ये सिर्फ स्थानीय जीते थी या इनका कुछ बड़ा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ स्थानीय जीते नहीं थीं, ये गांधी जी की रणनीति के, उनके सत्याग्रह के तरीके के सफल परीक्षण थे। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि कैसे आम किसानों और मजदूरों को भी संगठित किया जा सकता है, कैसे अहिंसक तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी बात मानने पर मजबूर किया जा सकता है। मतलब सत्याग्रह सिर्फ सिद्धांत नहीं, एक कारगर हथियार है, ये साबित हुआ। बिल्कुल, और इन संघर्षों ने वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को तैयार किया, उन्हें राष्ट्रीय मंच पर लाने में मदद की, और जो शहर के पढ़े लिखे कार्यकर्ता थे उन्हें गांव की, किसानों की असलियत से जोड़ा। और शायद इन्हीं सफलताओं ने गांधी जी को वो आत्मविश्वास दिया कि अब राष्ट्रीय मुद्दों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। और फिर मौका आया रॉलेट एक्ट के विरोध का। 1919 का रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता था। ये था क्या असल में, और इतना विवादित क्यों हुआ? असल में ये कानून सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां दे रहा था। किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, नजरबंद रखा जा सकता था, प्रेस पर भी पाबंदियां थीं। मतलब नागरिकों के जो बुनियादी अधिकार होते हैं उनका हनन था ये। बिल्कुल। सरकार का कहना था कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए है, पर असल में ये किसी भी तरह के विरोध को कुचलने का एक हथियार था। और गांधी जी ने इसके खिलाफ एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया 6 अप्रैल 1919 को। हाँ, और शायद ये पहला इतना बड़ा अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन था उनके नेतृत्व में। ये गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण, एक निर्णायक कदम था। हड़ताल का असर कैसा रहा? काफी सफल रही, लेकिन पंजाब में वहाँ माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। वहाँ के जो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर हुई वो जलियांवाला बाग की भयानक घटना। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जी, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे, शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और बाग का भूगोल भी ऐसा था कि निकलने का रास्ता बहुत संकरा था। हाँ, 3 तरफ से दीवारें थीं और जनरल डायर वहां सैनिकों के साथ पहुंच गया और बिना किसी चेतावनी के उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। जी, सैकड़ों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा 389 का था, पर गैर सरकारी अनुमान 1000 से भी ज्यादा का है। हजारों लोग घायल हुए। इस एक घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, इसने ब्रिटिश शासन का जो एक न्यायप्रिय होने का मुखौटा था, उसे पूरी तरह से नोच डाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हाँ, सुना है। पूरे देश में गुस्सा था, शोक था। गांधी जी ने खुद कहा था, प्लासी ने ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी, जलियांवाला बाग ने उसे हिला दिया है। इसने ब्रिटिश राज के नैतिक अधिकार पर एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया। और गांधी जी का जो अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता था, उसे शायद और मजबूती मिली।
कई जो नरमपंथी नेता थे उनका भी अंग्रेजों से मुंहभंग हुआ इस घटना के बाद। और इसी पृष्ठभूमि में फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू हुए जी 1920-22 में। जी खिलाफत का मुद्दा तो तुर्की के खलीफा से जुड़ा हुआ था। उसे गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से कैसे जोड़ा, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, गांधी जी ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा अवसर देखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक नेता मानते थे, उनका पद खत्म करने का फैसला किया। इससे भारतीय मुसलमान नाराज थे। हाँ, बहुत नाराज थे। अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने उनका समर्थन किया और इसे कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम से जोड़ दिया। अच्छा, मतलब दोनों आंदोलनों को मिला दिया। हाँ, एक तरह से। उन्होंने अली बंधुओं के साथ मिलकर पूरे देश का दौरा किया, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। ये एक बड़ी कोशिश थी दोनों समुदायों को साथ लाने की। और असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य तो स्वराज था, है ना? हाँ, लक्ष्य था स्वराज, 1 साल में स्वराज। और कार्यक्रम था सरकारी उपाधियां लौटाना, जो भी सम्मान मिले हैं अंग्रेजों से। गांधी जी ने भी अपना कैसरे हिंद पदक लौटाया था। जी हाँ। इसके अलावा सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, उनकी होली जलाना, चरखा और खादी को बढ़ावा देना। हाँ, आत्मनिर्भरता के लिए, और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, और अंततः कर न देने का कार्यक्रम भी था। लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही इस आंदोलन पर? अभूतपूर्व, सच में। लाखों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सैकड़ों वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की तो जगह जगह होली जलाई गई। आम लोग भी शामिल हुए? आम लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सब बढ़ चढ़कर शामिल हुए। महिलाओं ने तो अपने गहने तक दान कर दिए सत्याग्रह कोष में। ये पहली बार था कि आंदोलन ने सही मायने में एक राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप लिया था। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। जी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा। वहां कांग्रेस का एक जुलूस निकल रहा था, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। हाँ, करीब 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी हिंसा की इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी और स्तब्ध हुए। उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक दिशा में जा रहा है और अगर इसे जारी रखा गया तो और हिंसा होगी। इसलिए उन्होंने पूरा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस फैसले पर तो काफी विवाद हुआ होगा, निराशा भी हुई होगी। बहुत ज्यादा। देश भर में निराशा फैली। जो नेता जेल में बंद थे, जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वो इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे राष्ट्रीय आपदा कहा था। हाँ, ये गांधी जी का अहिंसा के प्रति जो अटूट आग्रह था, उसको दिखाता है। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इतने बड़े जन आंदोलन को हमेशा हर जगह पूरी तरह से अहिंसक रखा जा सकता है? ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, बहरहाल इस आंदोलन ने एक काम जरूर किया। इसने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम का निर्विवाद सर्वोच्च नेता बना दिया और आम लोगों में एक जबरदस्त आत्मविश्वास भरा। असहयोग आंदोलन के बाद अगला बड़ा पड़ाव आया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई प्रसिद्ध दांडी मार्च से 1930 में। जी। नमक कानून तोड़ने का ही विचार क्यों चुना गांधी जी ने? ये थोड़ा अनोखा लगता है। ये गांधी जी की रणनीति की ब्रिलियंसी थी, समझ लीजिए। नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है, अमीर हो या गरीब, सबको चाहिए। हाँ, ये तो है। और उस पर अंग्रेज सरकार ने टैक्स लगा रखा था। ये एक तरह से रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला था। तो नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने आंदोलन को सीधे सीधे आम आदमी से जोड़ दिया। अच्छा, मतलब ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। बिल्कुल, समझने में आसान और ब्रिटिश शासन के अन्याय का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक। और वो यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक। हाँ, वो सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, वो एक आंदोलन बन गई थी अपने आप में। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ चले थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हजारों लोग रास्ते में जुड़ते गए। पूरी दुनिया की नजरें थीं इस पर। हाँ, और 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा, वो पूरे देश के लिए एक इशारा बन गया। फिर तो जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया होगा। बिल्कुल, लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, विदेशी कपड़ों का फिर से बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, कई जगहों पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया,
वन कानूनों का उल्लंघन किया। महिलाओं की भागीदारी इस बार कैसी थी? अपूर्वपूर्व। महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। और आंदोलन का फैलाव भी काफी ज्यादा था इस बार, जैसे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उनके खुदाई खिदमतगारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू थीं, जो बहुत कम उम्र में इस आंदोलन से जुड़ी और उन्हें लंबी सजा हुई। मतलब देश के कोने कोने तक पहुंचा ये आंदोलन। जी हाँ, केरल, मणिपुर, हर जगह इसका असर दिखा। सरकार की प्रतिक्रिया फिर वही रही होगी, दमन। हाँ, सरकार ने फिर वही रास्ता अपनाया, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। गांधी जी समेत लगभग 90,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए, हजारों एकड़ जमीन जब्त कर ली गई। इसी दौरान फिर वो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। जी, आंदोलन के दबाव में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को गांधी जी से बात करनी पड़ी। एक समझौता हुआ। क्या शर्तें थी मुख्य रूप से? सरकार ने कुछ मांगे मानी, जैसे जो राजनीतिक कैदी हिंसा में शामिल नहीं थे उन्हें रिहा करना, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने की इजाजत देना, शराब और विदेशी सामान की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरने की अनुमति देना। और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले ली। हाँ, गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लेने पर सहमति जताई। लेकिन इस समझौते का भी विरोध हुआ था। नेहरू और बोस जैसे नेता खुश नहीं थे। हाँ, वो नाखुश थे क्योंकि स्वराज की मुख्य मांग नहीं मानी गई थी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया था। ये एक बड़ा मुद्दा था। तो गांधी जी लंदन गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। वहां क्या हुआ? वो सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, लेकिन ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं थी। दूसरा बड़ा मुद्दा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। अंबेडकर जी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। हाँ, और गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्हें लगा कि ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा है और ये हिंदू समाज को बांट देगा। इसी मतभेद के कारण सम्मेलन विफल हो गया। गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। हाँ, और उन्होंने वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने की कोशिश की, पर तब तक वो पहले वाली धार, वो जोश थोड़ा कम हो गया था। आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। यहीं पर फिर वो पूना पैक्ट का संदर्भ आता है, 1932 का। जी, गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। हाँ, 71 सीटें उनके लिए अलग कर दी गई। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका मानना था कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। बिल्कुल। फिर काफी दबाव बना और अंत में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच पूना में एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इसमें क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा, संयुक्त निर्वाचक मंडल ही रहेगा, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाएगी। केंद्रीय विधानमंडल में भी उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। तो एक तरह से बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, इसने तात्कालिक विभाजन को तो रोक दिया, लेकिन दलितों के अधिकार और उनके प्रतिनिधित्व का सवाल भारतीय राजनीति में आगे भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। इसके बाद गांधी जी कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से हटकर हरिजन उद्धार और रचनात्मक कार्यों में ज्यादा लग गए थे। जी, उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और अस्पृश्यता निवारण के लिए काम किया। फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध का दौर और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, ये एक और बड़ा और शायद अंतिम जन आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में। इसका नारा था करो या मरो। ये गांधी जी के पिछले आंदोलनों की भाषा से काफी अलग और ज्यादा उग्र लगता है। हाँ, ये अलग था। इसकी पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स मिशन 1942 भारत आया था कुछ प्रस्ताव लेकर, लेकिन वो असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। जी, गांधी जी को अब लगने लगा था कि अंग्रेजों पर भारत छोड़ने का दबाव बनाने का यही सही समय है और कोई चारा नहीं बचा है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया। हाँ, ये एक तरह से अंतिम संघर्ष का आह्वान था। या तो आजादी हासिल करेंगे या इस कोशिश में जान दे देंगे। सरकार की प्रतिक्रिया तो बहुत तेज रही होगी इस बार। बहुत तेज। अगली सुबह ही 9 अगस्त को गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार को लगा होगा कि नेताओं को गिरफ्तार करने से आंदोलन दब जाएगा। हाँ, शायद यही सोचा था,
लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन रुका नहीं, बल्कि स्वतः स्फूर्त रूप से पूरे देश में फैल गया। मतलब ये एक नेतृत्व विहीन आंदोलन बन गया। आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को दिशा देने की कोशिश की। और इस आंदोलन में हिंसा भी हुई? हाँ, इस बार काफी हिंसा हुई। सरकारी दफ्तरों पर, पुलिस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए, संचार लाइनें तोड़ी गईं। ये पिछले आंदोलनों की तुलना में कम संगठित था, लेकिन ज्यादा तीव्र और विस्फोटक था। तो क्या ये गांधी जी की अहिंसा की नीति से एक तरह का भटकाव था? ये एक जटिल सवाल है। गांधी जी ने खुद कभी हिंसा का आह्वान नहीं किया था, लेकिन करो या मरो के नारे की व्याख्या लोगों ने अपने अपने तरीके से की। शायद हालात ऐसे बन गए थे। हाँ, शायद गांधी जी को भी एहसास था कि इतने बड़े पैमाने पर जन आक्रोश को पूरी तरह से काबू में रखना, पूरी तरह अहिंसक रख पाना शायद संभव न हो। लेकिन इस आंदोलन का असर बहुत गहरा हुआ। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। बिल्कुल। अंग्रेजों को ये साफ हो गया कि अब भारत पर राज करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। लोगों के मन से डर काफी हद तक निकल चुका था। और फिर हम स्वतंत्रता और विभाजन के उस दुखद दौर में पहुंचते हैं। जी। गांधी जी ने तो विभाजन का बहुत कड़ा विरोध किया था। हाँ, उन्होंने अंत तक कोशिश की कि विभाजन ना हो। वो इसे मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हालात, खासकर मुस्लिम लीग की जिद और जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, कलकत्ता, नोआखली, बिहार, हाँ, वो हालात शायद उनके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। माउंटबेटन योजना आई, जिसमें विभाजन की बात थी। कांग्रेस को भी अनिच्छा से इसे स्वीकार करना पड़ा। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तब गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। नहीं, वो उस समय बंगाल के नोआखली में थे, जहां भयानक दंगे हुए थे। वो वहां हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के आंसू पोंछ रहे थे। तो उनके लिए ये आज़ादी खुशी के साथ साथ एक गहरे दुख का क्षण भी था। बिल्कुल। जिस तरह से आज़ादी आई, हिंसा और बंटवारे के साथ, उससे वो बहुत दुखी थे। हमने गांधी जी के बड़े राजनीतिक आंदोलनों की बात की, लेकिन उनका जोर हमेशा सामाजिक सुधारों पर भी रहा, खासकर अस्पृश्यता निवारण पर। जी हाँ, ये उनके लिए स्वराज का एक अभिन्न अंग था। वो मानते थे कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफी नहीं है जब तक समाज के अंदर अन्याय और भेदभाव मौजूद है। वाइकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह, ये सब इसी प्रयास का हिस्सा थे। हाँ, केरल में हुए ये सत्याग्रह मंदिरों में और सार्वजनिक सड़कों पर दलितों के प्रवेश के अधिकार के लिए थे। गांधी जी ने इनका समर्थन किया और गुरुवायूर के समय तो उन्होंने अनशन की धमकी भी दी थी। और पूना पैक्ट के बाद उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। जी, और हरिजन नाम भी उन्होंने ही दिया था, जिसका अर्थ है ईश्वर के लोग। उन्होंने पूरे देश में दौरा किया, अस्पृश्यता के खिलाफ माहौल बनाया, हरिजनों के लिए कुएं, मंदिर, स्कूल खोलने की वकालत की। उनका रचनात्मक कार्यक्रम भी इसी सोच का हिस्सा था। हाँ, उनका मानना था कि आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ समाज को अंदर से मजबूत करना भी जरूरी है। खादी, ग्रामोद्योग, बुनियादी तालीम, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, ये सब उनके रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा थे, जो एक आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण समाज बनाने का लक्ष्य रखते थे। तो अगर हम गांधी जी के पूरे योगदान को समेटना चाहें, तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने कांग्रेस को, जो पहले मुख्यतः पढ़े लिखे शहरी मध्य वर्ग तक सीमित थी, उसे एक सच्चा जन आंदोलन बना दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, आदिवासी, सबको उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी, उन्होंने संघर्ष का एक नया तरीका दुनिया को दिया, सत्याग्रह और अहिंसा। उन्होंने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी नैतिक बल के आधार पर बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। आत्मबल बनाम पशुबल। हाँ। तीसरी बात, उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर जोर दिया। और चौथी, उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नैतिक उत्थान के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ा। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, बल्कि एक बेहतर भारतीय समाज का निर्माण भी था। और उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में जहां भी अन्याय के खिलाफ नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हुए, वहां लोगों ने गांधी जी से प्रेरणा ली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में, अनेकों उदाहरण हैं। उनका अहिंसक प्रतिरोध का तरीका आज भी प्रासंगिक है। निश्चित रूप से। तो
तो ये थी हमारी गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर एक विस्तृत चर्चा। उनकी रणनीतियों, उनके प्रयोगों, सफलताओं और चुनौतियों पर हमने 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के अंशों के आधार पर उनके सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश की। और सार यही निकलता है कि गांधी जी ने न सिर्फ भारत को राजनीतिक आजादी दिलाने में महती भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय समाज और राजनीति को एक नई दिशा दी और दुनिया को संघर्ष का एक नया नैतिक दर्शन दिया। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। गांधी जी की अहिंसा की रणनीति, जिसने भारत को आजादी दिलाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, क्या आज की इस जटिल और कई बार हिंसक लगने वाली दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या उनके तरीके आज भी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने में उतने ही कारगर हो सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।